अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर और मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबे फार्मेसी में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत सरअंजाम दे रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक पैसिव इम्यूनिटी, प्लाज्मा थेरापी और एंटीबॉडी थेरापी पे है। आजकल कोविड-19 या कोरोना वायरस के अगेंस्ट दो थेरापीज़ बड़ी मशहूर जा रही हैं। एक टोसिलीजुमैब जो कि एंटीबॉडी है और दूसरी प्लाज्मा थेरापी। प्लाज्मा थेरापी के लिए आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग डोनर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह उनको प्लाज्मा अवेलेबल हो जाए, और इसी तरह टोसिलीजुमैब का ये हाल है कि वो ब्लैक में अवेलेबल हो रही है। यानी जितनी उसकी एक तो आमतौर पर मिलती भी नहीं है, और अगर मिले भी तो जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उससे कहीं ज़्यादा कई गुना प्राइस में वो मार्केट में अवेलेबल होती है। प्लाज्मा थेरापी के बारे में बात करने से पहले मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो इस कोविड-19 बीमारी का शिकार हुए और अल्लाह ने उनको सेहतयाब कर दिया, तो वो अब अपना प्लाज्मा डोनेट करें। कुरान की एक आयत है जिसका मफ़हूम है, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें। इस बारे में लोग बहुत परेशान हैं और वो अपने प्यारे और अजीज़ व अक़ारिब के लिए प्लाज्मा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे भी लोगों ने रब्ता किया है, सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी अपील्स अवेलेबल हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए, लेकिन इस बारे में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो ये कि सिर्फ रिकवर होना काफ़ी नहीं है। रिकवर होने से मेरी मुराद ये है कि कोविड-19 के यानी बीमारी के तमाम सिम्टम्स ख़त्म हुए हुए कम से कम 14 दिन गुजर चुके हों, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि पैसिव इम्यूनिटी होती क्या है। इंसानी जिस्म में जब कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई पैथोजन एंटर होता है तो खून में मौजूद सफ़ेद खुलिये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है। ये एंटीबॉडी इस वायरस या बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देती है। सफ़ेद खुलियों की एक ख़ास किस्म होती है जिनको बी सेल्स कहा जाता है। ये बी सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर तो ये एंटीबॉडीज़ इंसानी जिस्म खुद प्रोड्यूस करे किसी वायरस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, तो इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। लेकिन अगर ये एंटीबॉडीज़ बनी बनाई बाहर से इंसानी जिस्म में दाखिल कर दी जाएँ तो इसको पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो माँ के जिस्म से प्लेसेंटा के ज़रिए जुड़ा हुआ होता है। तो माँ के खून में मौजूद एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के ज़रिए बनी बनाई एंटीबॉडीज़ बच्चे के खून में शामिल हो जाती हैं और बच्चे को क़ुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करती हैं। ये पैसिव इम्यूनिटी का एक टाइप है। इसी तरह जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध के ज़रिए भी मुख्तलिफ़ इक़साम की एंटीबॉडीज़ बच्चे के जिस्म में दाखिल हो जाती हैं और बच्चे को क़ुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह ये तो नेचुरल एक्वायरिंग हो गया। आर्टिफिशियली भी एंटीबॉडीज़ एक्वायर की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये आजकल टोसिलीजुमैब बड़ी मशहूर है, ये भी एक एंटीबॉडी है जिसको इंजेक्शन की सूरत में इंसानी जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। तो अगर कोई एंटीबॉडीज़ लेबॉर्ट्री में बनाकर, जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, मोनोक्लोनल का मतलब ये है कि ये एंटीबॉडी किसी एक ख़ास किस्म के वायरस या बैक्टीरिया या एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होती है। तो लेबॉर्ट्री में एंटीबॉडी को बनाकर और फिर उसको कमर्शियली तैयार करके किसी इंजेक्शन की फॉर्म में इंसानी जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। ये आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की एक टाइप है। इसी तरह प्लाज्मा थेरापी भी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की ही एक और टाइप है, जिसमें डोनर्स से ब्लड हासिल किया जाता है और ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को अलग कर लिया जाता है। तो बाकी जो लिक्विड बचता है उसमें कुछ प्रोटीन्स और बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो डोनर होता है उसके जिस्म में प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट। तो ये प्लाज्मा अलग करके पेशेंट के जिस्म में एंटर कर दिया जाता है। तो उस प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज़ पेशेंट के जिस्म में मौजूद कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक्टिव हो जाती हैं। याद रखें कि ये प्लाज्मा थेरापी हर कोविड-19 के पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उसी के लिए है जिसको सीवियर डिजीज़ हो। और सीवियर डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये कि या तो ऐसे शख्स को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई भी हो, यानी डिस्निया हुआ हो, उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, या उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो 30 पर मिनट या उससे ज़्यादा चल रहा हो, या उसको लंग इन्फिल्ट्रेशन 50% या उससे ज़्यादा हो चुकी हो विदिन 24 to 48 आवर्स, यानी उसका फेफड़ा 50% या उससे ज़्यादा बीमारी से मुतासर हो चुका हो इन्फेक्शन होने के 24 घंटे 48 घंटे के अंदर, या फिर
जो उसकी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 93% या उससे कम हो चुकी हो। तो इनमें से अगर एक भी अलामत पाई जाती है तब वो अहल करार पाता है प्लाज्मा थेरेपी का। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि असल मकसद तो एंटीबॉडी का हसूल है और इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, डोनर के पीछे भागना पड़ता है, उसकी मिन्नत समाजत करनी पड़ती है, बाज़ का तो उसको पैसे भी देने पड़ते हैं, फिर उससे ब्लड लिया जाता है और फिर ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया जाता है, फिर इसको पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है। और ये ज़रूरी भी नहीं कि उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ मतलूबा मकदार में मौजूद हों। लेकिन साथ साथ बताता चलूँ कि FDA के नज़दीक एंटीबॉडी टाइटर कम से कम 1:160 होना चाहिए। अगर इतना नहीं है, 1:80 है, तो वो भी काबिल कबूल है बाज़ केसेस में, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है वह 1:160 है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो प्लाज्मा हासिल किया जाए उसमें ये एंटीबॉडी टाइटर रेशो जो है ये पाई भी जाए। तो ऐसा क्यों नहीं कर लिया जाता कि प्लाज्मा से इन एंटीबॉडीज़ को अलग कर लिया जाए, और जैसे टोसिलीजुमाब को हम लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह इन एंटीबॉडीज़ की सीक्वेंसिंग करके इनको लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस कर लिया जाए और फिर इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल हो और मार्केट से उसका इंजेक्शन ख़रीदा जाए और इन पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया जाए। तो ना डोनर के पीछे भागना पड़ेगा और ना प्लाज्मा जो है वो ब्लड से अलग करने की ज़रूरत पेश आएगी। तो इसको एंटीबॉडी थेरेपी कहा जाता है। ये भी वैक्सीनेशन की तरह कोविड-19 में एक मौसर हथियार बन सकता है। तो इस सिलसिले में दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च और तहकीकात की जा रही हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज़, मुख्तलिफ़ मेथडोलॉजी को अपनाया जा रहा है, जिनमें से चंद एक का मैं आपके सामने ज़िक्र करने लगा हूँ। एक मेथडोलॉजी तरीका तो ये है कि ऐसे पेशेंट्स जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हों, उनके ब्लड में से वाइट ब्लड सेल्स यानी बी सेल्स जो कि एक्टिवली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। उनको लेबॉर्ट्री में अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उनकी अफजाइश की जाती है, उनको ग्रो कराया जाता है और फिर उनमें से वो बी सेल्स अलग कर लिए जाते हैं जो कि हाईली स्पेसिफिक और इफेक्टिव एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। ये वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कोरोना वायरस पे जाके बाइंड कर जाती हैं, उसको न्यूट्रलाइज़ कर लेती हैं और फिर उसको इन फेफड़ों में यानी लंग्स के सेल्स के अंदर एंटर होने से रोक देती हैं, उसकी एंट्री ब्लॉक कर देती हैं और फिर वो लंग सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाता। एक वजाहत ये भी कर दूं कि टोसिलीजुमाब एंटीबॉडी डायरेक्ट कोरोना वायरस से बाइंड नहीं होती, बल्कि ये खून के सफ़ेद खुलिए एक केमिकल बनाते हैं बॉडी में जिसको इंटरल्यूकिन 6 या IL-6 कहा जाता है। ये इस इंटरल्यूकिन 6 को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से इसको आर्थराइटिस के डिफरेंट टाइप्स में यूज़ किया जाता है और अब ट्रायल किया जा रहा है और इस बात को जांचने की कोशिश की जा रही है कि कोविड-19 रिलेटेड नमूनिया में या साइटोकाइन स्टॉर्म में टोसिलीजुमाब का क्या किरदार है और कितनी इफ़ेक्टिवनेस है। तो ये जो दूसरी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाएंगी लेबॉर्ट्री में रिसर्च के ज़रिए, ये वो होंगी जो डायरेक्ट कोरोना वायरस को बाइंड करेंगी और उसको न्यूट्रलाइज करेंगी और उसकी लंग सेल में एंट्री को ब्लॉक करेंगी। इसी तरह एक और टेक्निक का नाम फेज डिस्प्ले है, जिसमें वायरस का इस्तेमाल करते हुए, ये कोरोना वायरस नहीं बल्कि एक और वायरस होता है जिसको आम लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, तो वायरस का इस्तेमाल करते हुए ऐसी एंटीबॉडीज़ तैयार की जाती हैं जो कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, SARS-CoV-2 के ख़िलाफ़ हाईली स्पेसिफिक हो और इफेक्टिव हो। फिर उनको उसी तरह एनिमल्स में उनको स्टडी किया जाता है और जो एंटीबॉडीज़ हाईली स्पेसिफिक और इफेक्टिव हो उनका सीक्वेंस जो है वो कमर्शियल कंपनियों को प्रोवाइड कर दिया जाता है और कमर्शियल कंपनियां फिर उनको डिफरेंट बैक्टीरिया, यीस्ट या मेमेलियन सेल्स में उनको इंजेक्ट कर देती हैं। वो सेल्स ये एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं और इस तरह एक कम्प्लेक्स प्रोसेस के ज़रिए, एक बहुत ही पेचीदा किस्म के प्रोसेस के ज़रिए और रिसर्च के ज़रिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं और फिर इसको मार्केट में अवेलेबल कर दिया जाता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस साल के अख्ताम पर या अगले साल के शुरू में हो सकता है कि मार्केट में एंटीबॉडीज़ भी अवेलेबल हों जो कि SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हाईली स्पेसिफिक भी हों और इफेक्टिव भी हों। तो हमें प्लाज्मा हासिल करने की और प्लाज्मा के ज़रिए एंटीबॉडी हासिल करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि बनी बनाई एंटीबॉडी इंजेक्शन की सूरत में मार्केट में अवेलेबल हो, उसको हम डायरेक्ट पेशेंट में इंजेक्ट करें और अल्लाह अगर चाहेगा तो इंशाल्लाह शिफा हासिल होगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पैसिव इम्यूनिटी की दोनों टाइप्स, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी बताया और एंटीबॉडी थेरेपी के बारे में बताया, कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स भी दिए और एडवांस रिसर्च के बारे में भी बताया। वैक्सीनेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस बारे में मेरी एक वीडियो पहले ही मौजूद है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है और मेरे फेसबुक पेज पर भी है, जिसका नाम साइंटिफिक रियलिटी ऑफ कोरोना एंड पोलियो वैक्सीन है।
तो अगर आप वैक्सीन के बारे में मुख्तलिफ सादा मिसालों के ज़रिए जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करती है और कैसे बनाई जाती है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर कीजिए और मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।